ड्रैगन। जब ज़ॉम्बी जी डेरन ने उस बड़े ड्रैगन की मूर्ति पर हमला करना शुरू किया तो वांगलिन, आई डाई और ज़ॉम्बी एंसेस्टर को एक कोने में दबा दिया गया। उनके पास सोचने का जरा भी वक्त नहीं था। आखिर में वो लोग टेलीपोर्टेशन चेम्बर के अंदर घुस गए और वो चेम्बर उन्हें एक सेफ जगह ले गया, ऐसी जगह जो वांगलिन की कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट मानी जाती थी। दूसरी तरफ हुयन सेक्ट के अंधेरे पुराने ऑल्टर पर कुछ कल्टिवेटर्स एक मेहमान का स्वागत कर रहे थे। उसका नाम था लीसन, स्टेट ऑफ लू से आया था। वो अपनी कल्टिवेशन लेवल को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। जो जवान लड़का कॉफिन उठाए हुए था उसे राइट साइड के केव नंबर 8 में भेज दिया गया, एक ऐसी जगह जो मेडिटेशन के लिए सही मानी जाती थी। थोड़ी देर बाद वांगलिन और आई डाई वहाँ पहुँच गए। उनके आते ही एक इतनी स्ट्रॉन्ग ऑरा फैल गई कि ऑल्टर के गार्ड्स तुरंत झुककर सलाम करने लगे। शुरू में उन्हें लगा वांगलिन कोई पावरफुल सीनियर है, लेकिन वांगलिन ने शांत आवाज में अपना परिचय दिया और सीधा कहा कि वो हुयन सेक्ट के लीडर येजीजाई से मिलना चाहता है। जैसे ही उसने ये नाम लिया, अचानक एक कॉरिडोर से वही इंसान सामने आ गया। येजीजाई की प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कैरिस्मेटिक थी। उसके गार्ड्स तुरंत घुटनों पर बैठकर उसका स्वागत करने लगे। छोटी सी बात में वांगलिन और आई डाई ने ज़ॉम्बी एंसेस्टर का मैसेज उसे समझा दिया। ध्यान से सुनने के बाद येजीजाई मदद करने को तैयार हो गया, लेकिन एक शर्त पर, उन्हें हुयन सेक्ट में डिसाइपल बनकर ज्वाइन करना होगा। वांगलिन ने बिना देर किए फैसला कर लिया। उसने हाँ कर दी। उसे पता था कि ये शांत जगह उसकी कल्टीवेशन के लिए बहुत फायदेमंद होगी। इतना टैलेंटेड नया डिसिपल देखकर येजीजाई ने उसे खुशी से एक्सेप्ट किया, लेकिन वो आई डाई, जो नीले कपड़े वाला जवान लड़का था, उसे अपना असिस्टेंट बनाकर अपने पास रखना चाहता था। ऑफिशियली डिसाइपल बनने के बाद वांगलिन को एक ट्रेजर बॉक्स दिया गया जो उसकी कल्टीवेशन को फास्ट करने में मदद करता। फिर भी वांगलिन पूरी तरह से बेफिक्र नहीं हुआ। उसे महसूस हो रहा था कि येजीजाई कुछ छुपा रहा है, शायद हुयन ज़ॉम्बी एंसेस्टर से जुड़ा कोई गहरा राज। लेकिन फिर भी वांगलिन इस सेफ मेडिटेशन प्लेस को यूज करने के लिए एक्साइटेड था। ओल्ड मास्टर ये खुद उसे एक कल्टीवेशन रूम तक ले गया, जहाँ वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के फोकस कर सकता था। जगह बिल्कुल शांत थी, अलग और तन्हा, उसके बॉडी को रिस्टोर करने और कल्टीवेशन रेल्म ब्रेक करने के लिए परफेक्ट। जाते वक्त ओल्ड मास्टर ने उसे सलाह दी कि अपनी पूरी पोटेंशियल यूज करे और कम से कम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के मिडिल स्टेज तक जरूर पहुंचे। जैसे ही वांगलिन अकेला हुआ, उसने ध्यान से रूम की एनर्जी को फील करना शुरू किया। वो पूरी तरह अलर्ट था, कहीं ये हुयन एंसेस्टर का छुपा हुआ ट्रैप ना हो। उधर येजीजाई ज़ॉम्बी एंसेस्टर की मदद वाली रिक्वेस्ट पर सोचने लगा। उसने एक अजीब जीव को बुलाया जिसे 6 आर्म जायंट कहते थे। दोनों ने मिलकर अगला कदम डिस्कस किया, लेकिन 6 आर्म जायंट ने एक अनएक्सपेक्टेड बात कही। उसने येजीजाई को हुयू से सावधान रहने को कहा और हत्ता कि ये भी इशारा दिया कि शायद ज़ॉम्बी एंसेस्टर को सीधा खा लेना ही बेहतर होगा। सीधी बात में वो चाहता था कि हुयन सेक्ट का लीडर ज़ॉम्बी एंसेस्टर को मार दे। उसका मानना था कि एंसेस्टर की स्पिरिचुअल बॉडी से उनकी पावर और बढ़ सकती है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वांगलिन का हुयू से क्लोज रिश्ता था और ये बात आगे चलकर मुश्किल खड़ी कर सकती थी। ये सब सुनकर 6 आर्म जायंट भी अंदर से थोड़ा बेचैन हो गया। उसे महसूस हुआ वांगलिन कोई आम इंसान नहीं है, उसे हल्का लेना गलती हो सकती है। तभी अचानक उनकी बातचीत रुक गई। आसमान में एक भयानक धमाका गूंज उठा, जमीन तक कांप उठी। उन्हें लगा कि ये एनर्जी किसी डिवाइन ट्रेजर टोकन से आई है जो किसी गार्ड ने रिलीज किया होगा। अगर वो उसे हासिल कर लेते तो उनकी ताकत बहुत बढ़ सकती थी। उधर वांगलिन अभी भी कल्टीवेशन में लगा हुआ था। तब उसने अपने वुड एट्रीब्यूट में कुछ अजीब महसूस किया, जैसे उसमें 2 लेयर्स की पावर हो। इससे उसे अंदाजा हुआ कि आसपास कहीं कोई हिडन ट्रेजर छुपा है और उसका शक बिल्कुल सही था। सीक्रेट कल्टीवेशन रूम के अंदर एक बहुत ही बड़ा कैद किया हुआ जीव था। उसका पूरा शरीर हरा रोशनी से चमक रहा था और उसके ऊपर स्पिरिचुअल पेड़ उगे हुए थे। वो बार बार वांगलिन से मदद की भीख मांग रहा था, लेकिन वांगलिन तुरंत समझ गया ये जीव नेसेंट सोल रेल्म से भी ऊपर है, यानी उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल। वो जानता था उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि उसे बचा सके। फिर भी वो अजीब सा जायंट रुकने का नाम नहीं ले रहा था, बेचैनी से मदद मांगता ही जा रहा था। दूसरी तरफ जो जबरदस्त धमाका हुआ था, उसका असली सोर्स सामने आ गया। वो पावर आई थी सेक्रेट टावर से, एक ऐसी इमारत जो 500 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। यहीं पर हुयन सेक्ट के लीडर और एल्डर्स इकट्ठा होते थे, एक महायुद्ध के लिए। ऐसा युद्ध जहां आसमान से इमॉर्टल ट्रेजर्स गिरते थे। हुयन सेक्ट लीडर ने बिना देर किए सेक्रेट टावर के एल्डर का स्वागत किया। वो दोनों पुराने दोस्त थे। एल्डर काफी इम्प्रेस हुआ क्योंकि उसका दोस्त अब नेसेंट सोल रेल्म तक पहुंच चुका था। लेकिन जल्द ही माहौल टेंस हो गया। हुयन सेक्ट से एक मर्द और एक औरत साथ में आए। उनके साथ थे मास्टर पुनानजी,
वही इंसान जिसने कभी हेंग यूसेक को पूरी तरह मिटा दिया था। कुछ पल के लिए हवा में तनाव छा गया। फिर सारे स्टेट ऑफ जो के नेसेंट सोल मास्टर्स भी एक साथ पहुंच गए। ये वह खतरनाक बैटल थी जो सिर्फ हर 500 साल में एक बार होती थी। सेक्रेट टावर लीडर ने सबको इंस्ट्रक्शंस देने शुरू किए। फिर उसने आसमान में एक बहुत बड़ा गेट खोल दिया और अचानक एक डरावना सा जायंट सामने आ गया। वो आउटर बैटलफील्ड का रूलर था। उसकी ऑरा इतनी भारी थी कि बड़े बड़े मास्टर्स भी उस प्रेशर को मुश्किल से झेल पा रहे थे। गहरी और भारी आवाज में उसने मिशन दिया। उन्हें एक खास ट्रेजर ढूंढकर उसे ला कर देना होगा। अगर किसी ने उसे चुराने की हिम्मत की तो पूरा किंगडम ऑफ जो बर्बाद कर दिया जाएगा। जायंट के गायब होते ही सेक्रेट टावर लीडर ने ऑफिशियली अनाउंस किया, वैली वॉर शुरू हो चुकी है। बैटल से पहले उसने 7 टोकन्स बांटे, लेकिन उनमें से 4 डैमेज थे, इसलिए सबको बहुत सावधान रहना था। इसी बीच एल्डर टेंग ने मास्टर टाओ जी मिंग को रोक लिया। वो एक जरूरी बात करना चाहता था। उधर ओल्ड मास्टर ये ने वांग लिन को मेडिटेशन रूम से बाहर बुलाया। सेक्ट लीडर ने सबको बुलाया था और वांग लिन को भी ग्रेट वॉर में ज्वाइन करना था। डिसिपल्स बहुत एक्साइटेड थे। इतनी लंबी ट्रेनिंग और जान के खतरे के बाद अब उन्हें अपनी ताकत दिखाने का मौका मिल रहा था। सेक्ट लीडर ने हर डिसिपल को एक हरा जेड स्टोन दिया। ये जेड उन्हें बैटलफील्ड में एंट्री देगा, लेकिन उसने सख्त वार्निंग दी, जो भी जेड खोदेगा, चाहे जानबूझकर या गलती से, उसे भयानक सजा मिलेगी। ज़ॉम्बी एंसेस्टर की मदद वाली बात पर सेक्ट लीडर ने चुपचाप सोचा, अभी उससे डील करना मुमकिन नहीं है। इस वक्त ज्यादा बड़े और खतरनाक मामले चल रहे हैं। डिसिपल्स को कहा गया, अगर वो कम से कम 5 दुश्मन को मारकर उनका सोल ब्लड ले आए तो अपनी कल्टिवेशन लेवल बढ़ा सकते हैं। सेक्ट लीडर को यकीन था उसके डिसाइपल्स ये चैलेंज सरवाइव कर लेंगे, लेकिन जब वांग लिन टेलीपोर्टेशन गेट की तरफ बढ़ा, उसकी नजर कुछ देर तक उस पर टिक गई, जैसे उसे वांग लिन में कुछ अलग महसूस हो रहा हो। इसी दौरान सीक्रेट पगोडा ऑल्टर के सामने एल्डर टेंग अभी भी मास्टर जीमिंग से गहरी बात कर रहा था। असल में एल्डर टेंग अपने पोते तेंग ली के कातिल को ढूंढना चाहता था और वो कातिल वांग ही था, लेकिन जीमिंग ने इस रिक्वेस्ट को सीरियस लिया ही नहीं। उसे लगा जो इंसान उनकी सेक्ट को नाराज कर चुका है उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। जीमिंग के मना करने से एल्डर टेंग के दिल में और भी जलन भर गई। बिना सपोर्ट के बदला लेना मुश्किल था। मजबूरी में एल्डर टेंग ने एक डिवाइन लेवल टर्टल शेल ट्रेजर रिवॉर्ड के रूप में ऑफर किया, जिसका नाम था तेंग हुआन। ये बहुत ही कीमती खजाना था। इस बार जीमिंग का दिल लालच से हिल गया। बिना सोच विचार के उसने तुरंत अपनी बात बदल दी और मदद करने के लिए हाँ कर दिया। उसने फौरन एक यिन यांग मिरर निकाला ताकि वांग लिन की लोकेशन पता लगा सके। उधर एल्डर मूजी की लीड में वांग लिन का ग्रुप जंगल में पहुंच चुका था। ग्रेट बैटल शुरू होने वाली थी। वांग लिन को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। उसकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ चुकी थी। वो हर चैलेंज के लिए रेडी था, लेकिन उसे पता नहीं था कि एल्डर मूजी पहले ही उसके दुश्मनों के इन्फ्लुएंस में आ चुका है और जल्द ही धोखा हो गया। सीक्रेट ऑर्डर्स फॉलो करते हुए एल्डर मूजी ने एक जेड स्टोन एक्टिवेट किया और वांग लिन पर अटैक कर दिया। सब कुछ पहले से सेट था। हुयिन के डिसाइपल्स के बीच अफरा तफरी मच गई। लालच और ऑर्डर्स के चक्कर में वो सब वांग लिन का शिकार करने लगे। मूजी के हाथ का जेड अचानक दूसरे डिसाइपल्स का ब्लड एसेंस खींचने लगा और सब कुछ एक कॉफिन के अंदर समा गया, लेकिन वांग लिन बच निकला। उसकी फ्लाइंग स्पीड इतनी तेज थी कि वो अटैक से बच गया। उसने पलटकर काउंटर अटैक भी किया, जिससे पीछे करने वाले गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से भर गए। बहुत दूर एक खुशगवार रात के बैंक्वेट में वांग लिन के माँ बाप सेलिब्रेशन अटेंड कर रहे थे। माहौल खुश था, लेकिन उनके दिल बेचैन थे। भीड़ के बीच भी वो अकेला महसूस कर रहे थे। उनका बेटा वांग लिन लंबे सफर पर ट्रेनिंग के लिए गया था और अब तक वापस नहीं आया था। रिश्तेदार उन्हें तसल्ली दे रहे थे, कह रहे थे वांग लिन जरूर सेफ वापस आएगा और जब वो लौटेगा तो और भी बड़ा जश्न मनाया जाएगा। तभी वांग हाओ मेन गेट पर नजर आया और बैंकेट में शामिल हो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद बिना वार्निंग के मुसीबत टूट पड़ी। आसमान में अचानक काले बादल छा गए। खुशी का माहौल डर में बदल गया। वांग जो और वांग हाओ ने सोचा कि जो 2 बूढ़े आदमी बादलों से उतर रहे हैं शायद वो उनके पुरखे हैं। उन्हें लगा शायद वो इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्हें बैंक्वेट में इनवाइट नहीं किया गया। इसलिए दोनों तुरंत चुप गए, अपना परिचय दिया और गलतफहमी के लिए माफी मांगी। लेकिन उनमें से एक बूढ़ा आदमी तेंग हुआन शांत आवाज में बोला, वह यहाँ पार्टी ज्वाइन करने नहीं आया। वह सिर्फ एक काम के लिए आया है, अपने पोते तेंग ली के कातिल को ढूंढने, और वह कातिल वांग लिन है। उसी वक्त जंग में वांग लिन को कुछ मैस्ड कल्टिवेटर्स चेस कर रहे थे। वो उसे वैली बैटलफील्ड तक घसीटना चाहते थे। उधर तेंग हुआन की नफरत और भड़क उठी। उसे पूरा यकीन था कि तेंग ली की मौत का जिम्मेदार वांग लिन है, इसलिए उसने वांग फैमिली की एनर्जी एसेंस अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया
ताकि वांग लिन का पता लगा सके। उसका एड उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था बेगुनाह लोग सफर करेंगे, लेकिन तेंग हुआयुआन ने होश खो दिया था। दर्द और गम ने उसे अंधा कर दिया। उसने वांग फैमिली की स्पिरिचुअल ब्लड लाइन यूज करके वांग लिन की लोकेशन ट्रेस कर ली। जल्द ही उसे जंगल में वांग लिन की प्रेजेंस मिल गई। उसी पल वांग लिन का स्पिरिचुअल बॉडी जबरदस्ती गांव में खींच लिया गया। एक पल के लिए लगा जैसे वो सच में घर वापस आ गया हो, लेकिन वो सिर्फ उसका स्पिरिचुअल रूप था, असल जिस्म नहीं। फिर भी इतना काफी था। अब तेंग हुआयुआन को पक्का यकीन हो गया कि वांग लिन ही किलर है। उसका बदला और भी जालिम हो गया। अब उसे बेगुनाह लोगों की परवाह नहीं थी, चाहे सिर्फ वांग लिन ने तेंग ली को मारा हो। लेकिन तेंग हुआयुआन पूरी वांग फैमिली को मिटा देना चाहा था। खतरा महसूस करते ही वांग लिन के स्पिरिचुअल बॉडी ने तुरंत डिफेंसिव एनर्जी अपने असली जिस्म को जंगल में भेज दी। उधर तेंग हुआयुआन का गुस्सा फट पड़ा। एक जहरीली बैंगनी धुंध पूरे गांव में फैल गई। वांग फैमिली को अभी तक समझ नहीं आया था कि ये सब क्यों हो रहा है। उन्हें पता भी नहीं था कि वांग लिन ने तेंग ली को मारा है, और वही इस डर का असली सबब है। आखिरकार वांग लिन ने खुद खुलकर मान लिया। उसने तेंग हुआयुआन को चैलेंज दिया, वैली में आकर सीधा मुझसे लड़ो। लेकिन बूढ़ा आदमी गुस्से से पूरी तरह अंधा हो चुका था। वो वांग फैमिली को जमीन से मिटाना चाहता था। तेंग हुआयुआन ने अपनी डरावनी हुआयुआन पावर सीधा वांग लिन की तरफ छोड़ दी। वो अटैक इतना खतरनाक था कि लगभग वांग लिन के माँ बाप को लगने वाला था। ये देखकर वांग लिन के दिल में भारी गुनाह का एहसास भर गया। वो फिर चीख कर बोला, अगर बदला लेना है तो मुझसे सीधा लड़ो, मेरे बेगुनाह परिवार को हाथ मत लगाओ। लेकिन तेंग हुआयुआन अब रुकने वाला नहीं था। वांग लिन बार बार उसे जंगल में आने को कह रहा था ताकि उसका परिवार बच सके, पर अब देर हो चुकी थी। वांग फैमिली के लोगों को बिना रहम के मार दिया गया। वांग जो, वांग लिन के पिता और उसकी माँ भी इस कत्लेआम में जान से हाथ धो बैठे। उस पल वांग लिन के अंदर कुछ टूट गया। जंगल में खड़ा उसका असली जिस्म अचानक जबरदस्त पावर से फट पड़ा, और वो भी तब जब उसे घेर कर कल्टिवेटर्स उसे खत्म करने आए हुए थे। अपने पूरे परिवार को तेंग हुआयुआन के हाथों मरते देखकर वांग लिन का दिल बिल्कुल टूट गया। तेंग हुआयुआन ने ठान लिया था वांग फैमिली का एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। उसका एड फिर भी उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। कह रहा था कुछ लोगों को जिंदा छोड़ दो, शायद काम आ सकते हैं। लेकिन हुआयुआन का गुस्सा अब हद से पार हो चुका था। उसे किसी पर रहम नहीं आया। वांग हाओ, जिनका तेंग ली की मौत से कोई लेना नहीं था, वो भी उस मनहूस बैंक्वेट की रात के बाद जिंदा न रहे। उधर वांग लिन का स्पिरिचुअल बॉडी एक डिवाइन खजाने से जुड़ा हुआ था, पर्ल ऑफ डिवाइन अवेयरनेस। ये वही मोती था जो कभी उसने अपने माँ बाप को दिया था। अगर वह मोती तोड़ा जाता तो वांग लिन तुरंत बुलाया जा सकता था, खासकर जान मौत के वक्त। इसलिए उसका स्पिरिचुअल बॉडी बेचैनी से अपने माँ बाप से कह रहा था, मोती तोड़ दो ताकि मेरा असली जिस्म वापस आकर तुम्हें बचा सके। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तेंग हुआयुआन को कोई नहीं रोक सका। अपने माँ बाप के साथ बिताए हुए खुश पल वांग लिन के दिमाग में एक एक करके लौटने लगे, और वह टूट कर रो पड़ा। वह उनके बिल्कुल पास खड़ा था, पर सिर्फ रूह के रूप में। हुआयुआन के पागल गुस्से को रोकने की उसमें ताकत नहीं थी। जंगल की वैली में दूर उसके असली जिस्म ने भी महसूस किया जब उसके पिता की जान गई। उसी लम्हे उसके अंदर कुछ फट गया। उसकी पावर जंगली लहरों की तरह बढ़ने लगी, और वह फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के फाइनल स्टेज तक पहुंच गया। लेकिन बदलाव सिर्फ कल्टीवेशन में नहीं था। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो गए। उसके इर्द गिर्द एक सर्दी भरी डरावनी एनर्जी फैल गई। जो भी करीब आने की हिम्मत करता उसकी एक्सट्रीम आइस पावर से जमकर टूट जाता। इतना पावरफुल होने के बाद भी वांग लिन के दिल में गहरा पछतावा था। वह अपने माँ बाप को बचा नहीं सका। वह अकेला जमीन पर चलता रहा, उन खूबसूरत लम्हों को याद करता हुआ जो कभी उनके साथ गुजारे थे। आखिर में वह एक चट्टान के किनारे रुक गया। उस वक्त स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर से सितुनान की आवाज आई। सबसे पहले उसने वांग लिन के दर्द पर अपनी ताजियत दी। फिर उसने बताया कि वांग लिन ने अब हाई लेवल ब्रेक कर लिया है और एक्सट्रीम स्नो टेक्निक को मास्टर कर लिया है। अपने स्पिरिचुअल गुरु के रूप में सितुनान उसकी अचानक बढ़ी हुई ताकत देखकर हैरान था। एक्सट्रीम स्नो एनर्जी दुश्मनों को बिना रहम के मार सकती है, लेकिन अगर समझकर कंट्रोल की जाए तो ये एक स्टेबल और जबरदस्त ताकत बन सकती है। सितुनान के मुताबिक एक दिन वांग लिन नेसेंट सोल स्टेज तक जरूर पहुंचेगा, और उस दिन के बाद बहुत कम लोग होंगे जो उसे हरा सकेंगे। आखिरी हिसाब से सी को एक जरूरी बात समझ आई। सिर्फ एक जेड कमांड टोकन बचा था, और वह वांग लिन के हाथ में था। ये देखकर साई समझ गया कि इस साल का क्वालिफिकेशन टेस्ट बहुत ही सख्त था। कंपटीशन जबरदस्त होने वाली थी, लेकिन सबसे बड़ा शॉक ये था, सारे 7 कमांड टोकन सिर्फ एक ही इंसान ने ले लिए थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कई डिसाइपल्स ने अपने एल्डर्स को रिपोर्ट दिया, उनके मेंबर्स को एक ही आदमी ने मारकर सब टोकन्स छीन लिए। सब लोग अभी धीरे धीरे बात ही कर रहे थे कि अचानक पूरी जगह जोर का कंपन हुआ, जमीन हिल उठी। डिसाइपल्स और एल्डर्स सब घबरा गए। उनमें तेंग हुआयुआन भी था, जो टेलीपोर्टेशन पोर्टल के सामने बेचैनी से इंतजार कर रहा था। वांग लिन के आने से पहले ही उसकी खौफनाक ऑरा महसूस होने लगी। तेंग हुआयुआन वहाँ
वहाँ बिल्कुल बेरहम कर्ज वसूलने वाले की तरह खड़ा था, जैसे आज हिसाब चुका कर ही रहेगा। कुछ ही पल बाद एक हरा फ्लाइंग स्वॉर्ड तेज रफ्तार से आगे बढ़ा। वांग लिन आ चुका था। तलवार सीधा तेंग हुआयुन की तरफ गई, लेकिन बूढ़ा आदमी ने जल्दी से बचकर निकल गया। तब वांग लिन सामने आया। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं, दर्द और रूह के जख्मों से। उसका दिल बदले की आग से जल रहा था। बिना डरे वह सीधा तेंग हुआयुन के सामने खड़ा हो गया। उधर स्वानडाओ सेक्ट का लीडर फुनानजी हैरान था। वांग लिन तो सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज का होना चाहिए था, फिर कैसे एक जूनियर कल्टीवेटर का नाम सुनकर बड़े लेवल के डिसाइपल्स तक कांप रहे थे। वांग लिन का किलिंग इंटेंट हवा में भर गया। तेज हवा उसके इर्द गिर्द घूम रही थी, उसे और भी डरावना बना रही थी। उसने जोर से मांग की, मेरे माँ बाप की रूह वापस करो। उसके जिस्म से लाल रोशनी फूटी। सबको लगा वांग लिन नेसेंट सोल रेल्म में पहुंच चुका है। मेजर सेक्स के एल्डर्स तेंग हुआयुन तक सब शॉक में थे। ये मुमकिन कैसे है? ज्यूमिंग वैली का टेस्ट तो सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स के लिए था, फिर इतने कम वक्त में वांग लिन नेसेंट सोल स्टेज तक कैसे पहुंच गया? वांग लिन ने जवाब दिया, मेरा गुस्सा, मेरी नफरत ही मुझे इतना आगे ले आई। आसमान अंधेरा हो गया जब उसने तबाह कर देने वाला अटैक छोड़ा। देखने वाले डिसाइपल्स सन्न रह गए। ज़ॉम्बी सेक्ट का लीडर ज़ेज़िज़ाई तक महसूस कर रहा था कि कुछ गड़बड़ है। क्वालिफिकेशन ट्रायल में नेसेंट सोल कल्टीवेटर का होना मुमकिन नहीं, तो फिर वांग लिन पोर्टल से निकलते ही उस लेवल पर कैसे था? तभी वांग लिन और तेंग हुआयुन के बीच असली जंग शुरू हो गई। तेंग हुआयुन गुस्से से पागल था। उसे समझ आ गया कि वांग लिन इल्यूजन टेक्निक से उसे बेवकूफ बना रहा था। एक सेक्ट लीडर ने तो ये तक कहा, वांग शायद सीधा सामना करने से डर रहा है, इसलिए इल्यूजन्स का यूज करके खुद को नेसेंट सोल लेवल का दिखाया और फिर भागने की कोशिश की। अब सब एल्डर्स को समझ आ गया, जो जबरदस्त ऑरा और पावर उन्होंने पहले महसूस की थी, वह सब वांग लिन की इल्यूजन टेक्निक का हिस्सा था। तेंग हुआयुन ने ठंडी आवाज में धमकी दी, अगर वांग लिन तुरंत सामने नहीं आया तो वह उसके माँ बाप की रूहों को मिटा देगा। असल में तेंग हुआयुन ने उनकी रूह को पहले ही रिफाइन करके सोल फ्लैग्स बना दिया था। सोल फ्लैग बनने के बाद रूह हमेशा के लिए तकलीफ में रहती है और पूरी तरह उस इंसान के कंट्रोल में होती है जिसने उसे बनाया हो। जब वांग लिन ने अपने माँ बाप की रूह की ये हालत देखी, उसका दिल कमजोर पड़ गया और तेंग हुआयुन ने मौका देखकर अटैक कर दिया। थोड़ी दूर पहाड़ी पर खड़े लिनी और सी ये सब देखकर शॉक में थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वांग लिन जैसे जूनियर ने हजारों इल्यूजन फॉर्म्स मास्टर कर लिए, डेथ रेल्म सेक्ट की ब्लू आइस लाइटनिंग टेक्निक यूज कर रहा है और इतनी पावरफुल ग्रीन फ्लाइंग स्वॉर्ड चला रहा है। उधर तेंग हुआयुन ने एक प्रोटेक्टिव स्पेल एक्टिवेट किया, लेकिन वांग लिन ने उसे भी तोड़ दिया। एक पल में ब्लू आइस लाइटनिंग ने तेंग हुआयुन के पूरे जिस्म को लपेट लिया। वह बर्फ की तरह जम गया। वांग लिन ने मौका देखकर सीधा अटैक कर दिया, लेकिन तेंग हुआयुन उम्मीद से ज्यादा जल्दी बर्फ तोड़कर बाहर आ गया और तुरंत पलटकर वार किया। फिर बिना रुके उसने एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया। वह फॉर्मेशन आसमान तक फैल गया और वांग लिन का आउटर बैटलफील्ड पोर्टल तक का रास्ता बंद कर दिया। तेंग हुआयुन उसे भागने देना ही नहीं चाहता था, वह वांग लिन की रूह चाहता था ताकि उसे भी सोल फ्लैग बना सके। अंदर ही अंदर तेंग हुआयुन को भी मानना पड़ा, वांग लिन का टैलेंट सच में डरावना है। एक नेसेंट सोल एंसेस्टर को इल्यूजन से बेवकूफ बनाना कोई छोटी बात नहीं। एक वक्त तो ऐसा आया जब तेंग हुआयुन ने खुद अपना दायां हाथ काट दिया ताकि एक बड़ा एक्सप्लोजन ज्यादा ना फैल सके। फिर उसने एक और जालिम चाल चली। उसने वांग लिन के माँ बाप की रूह वाले सोल फ्लैग्स रिलीज कर दिए। वह फ्लैग सीधा वांग लिन की तरफ दौड़े जैसे उसे ही निकल जाएंगे। अपने माँ बाप की रूह को हथियार के रूप में देखकर वांग लिन अंदर से टूट गया। एक पल के लिए वह बस खड़ा रहा। सोल फ्लैग्स ने उसे घेर लिया, लेकिन बिल्कुल आखिरी पल में उसने हिम्मत जुटी और अपने माँ बाप की रूह को सील करके महफूज कर लिया। साथ ही साथ वह पूरी जान लगाकर धीरे धीरे बंद होते पोर्टल के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। उस दिन उसने कसम खाई वह कभी अपने माँ बाप को फिर अकेला नहीं छोड़ेगा, लेकिन तेंग हुआयुन अब भी उसे मारने पर तुला हुआ था। लिनी और सी गुस्से से भर गए। पोर्टल बंद होने वाला था और तेंग हुआयुन सिर्फ अपनी जिद में एक लौते टोकन होल्डर को अंदर जाने से रोक रहा था। 500 साल से जो सब सेक्स इंतजार कर रहे थे, उनकी उम्मीद बर्बाद हो रही थी। उधर ज़ॉम्बी इंसेक्ट का लीडर येज़िज़ाई भी परेशान था। उसका जायंट ज़ॉम्बी पपेट फे तियान पोर्टल में घुस नहीं सका और वह वांग लिन का जिस्म हासिल करने में भी फेल हो गया। दिल ही दिल में वह वांग लिन को बद्दुआ दे रहा था। बैटलफील्ड में वापस वांग लिन सोल फ्लैग्स के लगातार हमलों को झेल रहा था। तेंग हुआयुन ने अटैक और तेज कर दिया। एक के बाद एक जालिमों की रूहों की लहर भेजने लगा। आखिरकार
वांगलिन का फिजिकल बॉडी टूट गया, उसका जिस्म धीरे धीरे गायब होने लगा। ये देखकर टेंग हुआईवन को सुकून मिला। उसे लगा आखिर उसने अपने पोते का बदला लिया। अब वह वांगलिन की रूह निकलने का इंतजार कर रहा था ताकि उसे भी एक नया सोल फ्लैग बना सके। ये मंजर देखकर सेक्ट लीडर्स भी सन्न रह गए। हजारों सालों में किसी ने नहीं देखा था कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का कोई कल्टिवेटर नेसेंट सोल एंसेस्टर से इस तरह टकरा जाए। सब वांगलिन की हिम्मत को सलाम कर रहे थे और कई लोग उसके माँ बाप के साथ उसके दर्द भरे रिश्ते पर अफसोस महसूस कर रहे थे। जब उसकी होश धीरे धीरे धुंधली होने लगी, उसकी यादें पलट कर आईं। हेंगयू सेक्ट का तबाह होना, उसके दोस्त जंगहू की मौत और वह पल जब उसने टेंगली को खत्म किया था और वांग क्लैन के पूरे गांव का पूरी तरह सफाया। उसी पल जब सोल फ्लैग्स वांगलिन के जिस्म को निगलने लगे थे, अचानक उसने एक डरावनी और जंगली एनर्जी छोड़ दी। उसका जिस्म सुनहरी रोशनी में फटपड़ा। तभी शानी पर्ल सामने आ गया। वांगलिन की रूह और उसके माँ बाप की रूह भी सीधा शानी पर्ल के अंदर खींच ली गई। बिना एक पल गंवाए वह मोती तेज रफ्तार से एक पोर्टल की तरफ दौड़ा। कुछ ही लम्हों में पोर्टल पूरी तरह बंद हो गया। लिनी और शी तुरंत समझ गए यही वह पर्ल था जिसे वह इतने वक्त से ढूंढ रहे थे, लेकिन जब तक वह पीछा करते बहुत देर हो चुकी थी। अब सीन शिफ्ट होता है आउटर बैटलफील्ड की तरफ। वहाँ वॉर गार्ड हॉल का एक जवान लड़का मलियंग अपने सीनियर जो जीहोंग के साथ जंग के बाकी निशान जमा कर रहा था। उन्हें एक पुराना बैटल आर्मर मिला। तभी एक सफेद रोशनी उनके पास से बिजली की तरह निकली और उसके तुरंत बाद स्पेस में एक दरार पड़ गई। एक अजीब सा डायमेंशनल पोर्टल खुल गया। उनके पुरखों के मुताबिक बहुत ही इंटेंस बैटल कभी कभी स्पेस को फाड़ देती है और ऐसी दरारें बना देती है जो अनजान दुनियाओं तक ले जाती हैं। जो भी उस क्रैक में खींच लिया जाए वह वॉन्डरिंग कल्टिवेटर बन जाता है और फिर कभी असली दुनिया में वापस नहीं आ पाता। जब वह दोनों इस स्पेस क्रैक के बारे में बात कर रहे थे, तब शी अचानक वहां आ गया। वह अपना खजाना एनी पर्ल ढूंढ रहा था। मलियांग ने बताया कि चमकता सफेद मोती उस स्पेस क्रैक के अंदर चला गया। जो जीहोंग ने समझाया वह नीली चमड़ी वाला जीव जायंट डीमन क्लैन का है। सिर्फ नेसेंट सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर पहुंचने वाले ही अपना शरीर पूरी तरह बदल सकते हैं। इसका मतलब वह आदमी उस लेवल तक पहुंच चुका है और अपने क्लाइम के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। उधर शनी पर्ल अंधेरी खाली जगह में सफर कर रहा था। पता चला सितुनान ने अपनी रूह की आखिरी ताकत यूज करके आउटर बैटलफील्ड का पोर्टल खोला था और उसने वांगलिन की होश की आखिरी चमक को भी बचाया। लेकिन इसके बाद सितुनान दोबारा गहरी नींद में चला जाएगा। अब से वांगलिन को अपनी तकदीर का सामना अकेला करना होगा। आउटर बैटलफील्ड के दूसरे हिस्से में एक भयानक जंग चल रही थी। जायंट डीमन क्लैन का एक एनवॉय एक पावरफुल कल्टिवेटर से लड़ रहा था। उनकी टक्कर से आसपास का इलाका तबाह हो रहा था। थोड़ी दूर दो बड़े सेक्ट के एल्डर्स बैटलफील्ड से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन अचानक जायंट डीमन क्लैन के एनवॉय ने उन पर हमला कर दिया। मजबूरन उन्हें भी लड़ना पड़ा और इसी बीच एक अनजानी चीज हो गई। वह जायंट डीमन एनवॉय अचानक उसी मिस्टीरियस स्पेस क्रैक में खींच लिया गया। दोनों एल्डर्स शॉक में रह गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि इतना पावरफुल कल्टिवेटर भी उस दरार की कशिश से बच नहीं सका। अब उनके दिल में डर और क्यूरियोसिटी दोनों थे। वह सोचने लगे उस अजीब रिफ्ट के अंदर आखिर क्या है, ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह इंसान की स्पिरिचुअल पावर को बदल देती है। उधर बैटलफील्ड के एक और कोने में मालियांग को वॉन्डरिंग स्पिरिट्स परेशान कर रहे थे। ये अजीब रूहें उसके जिस्म में घुसकर फिर से जिंदा होना चाहती थी। खुशकिस्मती से मालियांग ने तुरंत एक स्पेशल डिफेंसिव फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया। रूहों ने मालियांग का जिस्म कब्जा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सकी। मजबूरन उन्हें किसी और शिकार की तलाश में निकलना पड़ा। उधर स्पेस क्रैक के अंदर वांगलिन की रूह हिलने लगी। उसकी होश की आखिरी चमक सितुनान ने एक हल्की सी आग के गोले में सील करके बचाई थी। अब वांगलिन की रूह आसपास भटकती रूहों को निगलने लगी। एक एक करके वह उन्हें अब्सॉर्ब करता गया। हर रूह के साथ उसकी कॉन्शियसनेस मजबूत होती गई और धीरे धीरे वापस अपनी पूरी ताकत हासिल करने लगी। जो भी रूह उसके पास आती वह बिना झिझक उसे निगल लेता। आहिस्ता आहिस्ता स्पेस क्रैक के अंदर की सारी वॉन्डरिंग सोल्स पूरी तरह गायब हो गईं। उन्हें अब्सॉर्ब करने के बाद वांगलिन को एक छोटा सा गैप नजर आया, जैसे कोई छोटी सी दरार जो शायद बाहर की तरफ जाती हो। वह तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। उसने बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह गैप बहुत छोटा था। ना वह उसमें से निकल सका, ना उसे तोड़कर बड़ा कर सका। वांगलिन स्पेस टाइम क्रैक के अंदर फंस कर रह गया। जब वह कोई और रास्ता ढूंढ रहा था, अचानक वह चौंक गया। अंधेरे में एक आवाज गूंज उठी। वह किसी और रूह की थी जो काफी अरसे से इसी स्पेस रिफ्ट में फंसी हुई थी। जब वह सीनियर वॉन्डरिंग सोल उसके सामने आई तो वह बहुत खुश लग रही थी। आखिरकार उसे भी एक साथी मिल गया था। उस सीनियर रूह से वांगलिन को एक जरूरी बात पता चली। जो छोटा सा गैप वह तोड़ने की कोशिश कर रहा था, वह अंदर से खुल ही नहीं सकता। उसे सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता है। मतलब उसकी पहली कोशिश बिल्कुल बेकार थी। और सबसे बुरी बात, आमतौर पर वह गैप सिर्फ तब खुलता है
जब मंक्स टूडो 1000 साल इंतजार करते हैं। ये सुनकर वांग लिन को सिचुएशन थोड़ी ज्यादा क्लियर हुई। बाहर कल्टिवेटर्स खजानों के लिए लड़ रहे थे। अगर लड़ाई बहुत इंटेंस हो जाए तो स्पेस खुद टूट सकती है, और जब स्पेस कोलैप्स होती है तो वह छोटा गैप बड़ा हो सकता है। ये समझते ही वांग लिन ने एक सवाल पूछा, जो सेक्रेड स्टोन उन्हें अंदर से दिख रहा है, क्या वह भी ऐसा खजाना है जो क्रैक को बड़ा कर सकता है? सीनियर रूह ने हाँ में जवाब दिया। बस फिर क्या था? वांग लिन ने तुरंत अपनी डिवाइन सेंस उस सेक्रेड स्टोन के अंदर फैला दी। बाहर थोड़ी देर बाद एक कल्टिवेटर सुहाव को वह सेक्रेड स्टोन मिल गया। जैसे ही सुहाव ने उसे देखा, उसने तुरंत अपने साथी गी यांग को बुलाया और कहा कि जल्दी यहाँ आ जाओ। आउटर बैटलफील्ड में सेक्रेड स्टोन बहुत ही कीमती चीज होती है, हकीकत में कई पूरे ट्रेजर से भी ज्यादा रेयर, और रूल्स के मुताबिक इसे सुहाव को अपने सुपीरियर्स को देना चाहिए था। उधर स्पेस क्रैक के अंदर वांग लिन की रूह अपनी डिवाइन सेंस को हर तरफ फैलाती रही। उसका मकसद बहुत सिंपल था। वह चाहता था कि बाहर के कल्टिवेटर्स इसे देखें और इसके लिए लड़ना शुरू कर दें। जितनी ज्यादा लड़ाई होगी, स्पेस क्रैक उतना ही बड़ा होगा, और तब वांग लिन वहाँ से भागकर निकल सकेगा। लेकिन उसके पास रहने वाली डिवाउरिंग सोल ने एक जरूरी बात कही। उसने बताया कि आमतौर पर डिवाइन सेंस वापस अपने मालिक के जिस्म में लौट आती है, लेकिन वांग लिन के साथ एक अजीब प्रॉब्लम थी। उसकी डिवाइनली जिस्म एक ही स्पेस में मौजूद नहीं थे। इसलिए अगर डिवाइन सेंस बाहर भी चली जाए तो भी वह उसके असली जिस्म तक वापस नहीं आ सकती। स्पेस क्रैक के बाहर वांग लिन की डिवाइन सेंस ने कई कल्टिवेटर्स का ध्यान खींच लिया। उनमें सुहाव, गे यांग और एक और कल्टिवेटर खुनबू भी था जो एक दूसरे सेक्ट से था। जल्दी ही वांग लिन की डिवाइन सेंस एक ऐसा खजाना बन गई जिसे हर कोई पाना चाहता था। इसी वजह से तीनों कल्टिवेटर्स के बीच झगड़ा शुरू हो गया। कोई भी इतना रेयर मौका छोड़ने को तैयार नहीं था। आखिरकार बात एक खतरनाक जंग तक पहुंच गई। गी यांग की मदद से सुहाव ने खुनबू को हरा दिया। उसे मारने के बाद गी यांग ने खुनबू का स्टोरेज पाउच ले लिया। फिर उसने पाउच के अंदर से वांग लिन की डिवाइन सेंस बाहर निकाली। लेकिन कुछ ही देर बाद गी यांग को शक होने लगा। उसे लगा इस डिवाइन सेंस की अपीयरेंस कुछ अजीब है। आमतौर पर ऐसी रेयर चीज तुरंत हाई लेवल फ्यूजन कल्टिवेटर किंगडम के अथॉरिटीज का ध्यान खींच लेती, लेकिन अब तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी। इस अजीब बात की वजह से गी यांग ने सुहाव से कहा कि वह दोनों किसी और जगह चलते हैं। वहाँ जाकर वह आराम से डिवाइन सेंस को चेक करेंगे और फिर फैसला करेंगे क्या करना है। इसी दौरान आउटर बैटलफील्ड के बाहर अलग अलग सेक्ट्स के एल्डर्स एक मीटिंग कर रहे थे। वह बैटलफील्ड की अनस्टेबल सिचुएशन पर बात कर रहे थे। हाल ही में ये जगह बहुत ज्यादा chaotic हो गई थी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारी ओनरलेस डिवाइन सेंसेस हर जगह नजर आने लगी थी। ये पूरे बैटलफील्ड का बैलेंस बिगाड़ सकता था। अपने डिसाइपल्स की सेफ्टी के लिए एल्डर्स ने एक फैसला लिया। बैटलफील्ड क्लिंजिंग ऑपरेशन अब यहीं पर रोक दिया जाएगा, और 3 दिन के अंदर एक टेलीपोर्टेशन गेट खोला जाएगा जब कल्टिवेटर्स को वापस ले आएगा। उधर आउटर बैटलफील्ड के अंदर वांग लिन को फाइनली लगने लगा कि उसका प्लान काम कर रहा है। स्पेस क्रैक धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। ये देखकर वांग लिन ने वहाँ से भागने की तैयारी शुरू कर दी। इसी वक्त क्रैक के बाहर मलियांग नाम का कल्टिवेटर वांग लिन की डिवाइन सेंस का पीछा कर रहा था। वह किसी भी तरह इस रेयर ट्रेजर को हासिल करना चाहता था, लेकिन जब वो उसे पकड़ने ही वाला था तभी किसी और ने उसे पहले ही पकड़ लिया। मलियांग गुस्से से भर गया। उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई थी, लेकिन उसका गुस्सा जल्दी ही शॉक में बदल गया, क्योंकि जिसने वो ट्रेजर लिया था वह सुहाव और गे यांग थे। ये दोनों बदनाम कल्टिवेटर्स थे जो अक्सर दूसरों को मारकर उनके ट्रेजर्स लूट लेते थे। उन दोनों को देखते ही मलियांग का जिस्म सख्त हो गया। उसे समझ आ गया कि वह उनसे लड़ ही नहीं सकता। अपनी जान बचाने के लिए मलियांग ने सरेंडर कर दिया। उसने वह डिवाइन सेंस छोड़ दी जिसका वह पीछा कर रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने एक और ट्रेजर भी दे दिया जो उसने दशकों की मेहनत से हासिल किया था। वह उनसे गुजारिश करने लगा कि उसकी जान बख्श दें और उसे अपने सेक्ट वापस जाने दें। लेकिन जैसे ही वह वहाँ से जाने लगा, सब कुछ बदल गया। एक ही वार में सुहा और गियांग ने उसे मार दिया। उसके बाद वह बस वहाँ से चले गए। कुछ ही पल बाद वांग लिन की रूह मलियांग के जिस्म में दाखिल हो गई। इससे पहले वांग लिन और मलियांग की रूह के बीच एक डील हुई थी। अपनी मौत के वक्त ने वांग लिन से कहा था कि वह सुहाव और गियांग से बदला ले। ये वादा करने के बाद मलियांग ने अपनी आखिरी सांस ली। अब उसका जिस्म पूरी तरह वांग लिन के कंट्रोल में आ चुका था। नया जिस्म मिलते ही वांग लिन ने अपनी पहले फैलाई हुई डिवाइन सेंसेस को वापस जमा करना शुरू किया। थोड़ी ही देर में सारी डिवाइन सेंसेस एक जगह जमा होने लगी। ये अजीब मंजर देखकर आउटर बैटलफील्ड के सारे कल्टिवेटर्स हैरान रह गए। बहुत लोगों को लगा कि शायद जल्दी ही स्पेस कोलैप्स होने वाला है। इसी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन की वजह से पूरे बैटलफील्ड में हर कोई बहुत ज्यादा और कॉशियस हो गया। तो गाइज, यही थे आज का वीडियो। गाइज, आज की वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, और इसका अगला पार्ट भी जल्दी आएगा। गाइज, आगे की एपिसोड और भी ज्यादा मजेदार होगा, इसीलिए अभी तक आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो कर लो। तो ठीक है
गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।